महाराष्ट्र के वजीर आला बन गए हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने वजीर आला के ओहदे का हलफ अब से कुछ देर पहले ही लिया है। महाराष्ट्र के 18वें और ठाकरे खानदान से पहले वजीर आला बने हैं उद्धव ठाकरे। सवाल यह उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे आवाम की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? क्या महाराष्ट्र में किसानों के मसाइल हल होंगे? और सबसे अहम यह सवाल कि क्या इत्तेहाद की यह सरकार मजबूती से चलकर अपने 5 साल मुकम्मल कर पाएगी? आपको बताते चलें कि उद्धव ठाकरे के अलावा तीनों इत्तेहादी पार्टियों से दो लीडरों ने भी वुज़रा के ओहदे की हलफ ली है। आपको बताते चलें कि शिवसेना के कोटे से 2 और इसके अलावा एनसीपी और कांग्रेस के कोटे से भी दो लीडरों ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है। कुल मिलाकर 6 लीडरों ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है। तीनों पार्टियों के दो लीडर शामिल हैं और सबसे बड़ी और अहम खबर जो है वो यही है कि महाराष्ट्र में जो एक सियासी ड्रामा चल रहा था, आखिरकार 1 महीने के बाद उसका खात्मा हो गया है। उद्धव ठाकरे अब बाज़ाब्ता महाराष्ट्र के वजीर आला हो गए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने कई बड़े सवालात हैं, कई बड़े चैलेंजेस हैं और सबसे अहम सवाल यही है कि क्या यह सरकार मजबूती के साथ चलेगी? देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि 3 पार्टियों की सरकार है, 3 पहियों की सरकार है, यह आसानी से नहीं चलेगी या यह टिकाऊ सरकार नहीं होगी। तो सवाल यही उठ रहा है, क्या यह सरकार मजबूती से चलकर अपने 5 साल मुकम्मल करेगी? आपको यह भी बताते चलें कि उद्धव ठाकरे की सरकार बनने से पहले आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी महाअघाड़ी इत्तेहाद की, जिसमें उन्होंने अपना एक्शन प्लान भी बताया था कि उद्धव सरकार का आखिर एक्शन प्लान क्या होगा। इसमें बताया गया कि कम से कम मुश्तरका प्रोग्राम में लफ्ज सेकुलरिज्म पर जोर दिया गया है, गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी, कम से कम मुश्तरका प्रोग्राम में राम मंदिर और सावरकर का जिक्र नहीं है, तमाम शहरियों को सेहत बीमा स्कीम की सहूलत होगी, इसके अलावा सरकारी शोबों में खाली पड़ी असामियों को पुर किया जाएगा, इस ज़िम्न में फसल इंश्योरेंस स्कीम में की जाएगी तरमीम भी की जाएगी, यह चीज भी शामिल है। इसके अलावा फसल बर्बाद हो जाने पर मुआवजा भी अदा किया जाएगा, 1 रुपये में गरीबों को इलाज की सहूलत मुहैया की जाएगी, किसानों के कर्ज माफ करने का भी ऐलान किया जाएगा और वहीं पर किसानों को फौरी तौर पर माली मदद देने का भी वादा किया गया है। आपको बताते चलें कि लगातार एनसीपी का खासतौर से जो जोर था और जो फोकस था वो किसानों के मसाइल पर था और बाद में उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि वो महाराष्ट्र के किसानों के मसाइल को लेकर एक तरह से फिक्रमंद हैं, उनकी सरकार अगर बनती है तो किसानों के मसले हल करेंगे। अब जो वादा उद्धव ठाकरे ने किया था, शिवसेना ने किया था और खासतौर से अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने शामिल किया था, अब यह देखना बहुत अहम होगा कि उद्धव ठाकरे के हाथ में एक तरह से बागडोर है, क्या वो किसानों के वादे पूरे करेंगे? किसानों के साथ जो मसाइल हैं क्या वो मसाइल एक तरह से पूरे होंगे? ये देखना भी बहुत अहम होगा क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस भी एक तरह से शामिल हैं इत्तेहाद में। क्या इन तीनों पार्टियों के जो मसाइल हैं, इन तीनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे, या यूं कहा जाए कि अब मैनिफेस्टो तो आप दूर रख दीजिए, इन तीनों पार्टियों का कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम है उस पर किस तरह से अमल किया जाएगा, यह देखना भी बहुत अहम होगा। तो चलिए आज महाराष्ट्र की नई सरकार पर ही हम बात करेंगे, आखिर ये सरकार चलेगी किस तरह से। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ नवीन कुमार जी स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, शुएब जामई जी प्रेसिडेंट हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सैफ खान साहब लीडर हैं कांग्रेस के और बहुत दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है सैफ साहब। इनके अलावा संतोष दुबे जी स्पोक्सपर्सन है शिवसेना के, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं और हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन लगातार इस पूरे सियासी हलचल और इस ड्रामे को एक तरह से वो शुरू से ही कवर करते रहे हैं। मोहिउद्दीन के साथ सैयद अशरफ अली जो कि एनसीपी के लीडर हैं, बड़ा मुस्लिम चेहरा है महाराष्ट्र में, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले संतोष दुबे जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे जी आखिरकार वजीर आला बन गए और ठाकरे खानदान का पहला शख्स एक तरह से महाराष्ट्र की जो कुर्सी होती है उस पर एक तरह से विराजमान हो गया है। संतोष दुबे जी।
नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले मैं माननीय उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनने की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दूसरे, आपको और आपके पूरे चैनल को और इस पैनल पे बैठे हुए सारे लोगों को मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो सवाल आपका है, निश्चित ही जो ये जिम्मेदारी मिली है ये बड़ी जिम्मेदारी है। इसको बड़े जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करके उद्धव जी ने ये पद संभाला है। और महाराष्ट्र की जो जनता है, महाराष्ट्र की जो आवाम है, हमने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से वहां किसान बेहाल है, बेरोजगारी की एक समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। आपने देखा होगा जो हमारा मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में हमने शुरू में ही कहा था कि 1 रुपए में पूरे शरीर की जांच होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो बुनियादी चीजें हैं, उनको लेकर शिवसेना पहले से ही सजग रही है, सतर्क रही है। और इन्हीं मुद्दों पर हमारी जो बाकी दल रहे जो हमारे साथ हैं, वो एनसीपी हो, कांग्रेस हो, इन सभी को लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा शरद पवार जी किसानों के बड़े लीडर हैं और उनसे भी इस मुद्दे पर वार्ता जब हुई तो सारे लोग मिलकर ये तय किए हैं कि ये जो बुनियादी समस्या है, जो गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, किसानों का जो एक बड़ा समस्या हुआ, इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग एकजुटता के साथ जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए हैं उसको लेकर काम करेंगे और महाराष्ट्र को एक नए महाराष्ट्र के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। मैं नवीन कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए नवीन कुमार जी, एक 23 तारीख को ओथ सेरेमनी हुई थी, सुबह सुबह अचानक लोग सोकर भी नहीं उठे थे और आज एक शिवाजी पार्क में ओथ सेरेमनी हुई। क्या कुछ अलग लग रहा है इन दोनों में, नवीन कुमार जी? अबू भाई, पहली बात तो ये है कि नई सरकार को शुभकामनाएं देनी चाहिए, लेकिन नई सरकार में जिस प्रकार से हमारे पुराने सहयोगी जो पुरानी सरकार में शामिल थे शिवसेना के, उनको ये निश्चित कर लेना चाहिए कि जिस प्रकार से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में किसानों के कर्जे माफ़ होने का एक आदेश पारित हुआ और उसके बाद किसान लगातार वहाँ आत्महत्या कर रहा है, उसके बाद भी लगातार किसान यूरिया के लिए पुलिस की लाठियाँ खा रहा है कांग्रेस शासित राज्यों में। कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर बड़ी तादाद के अंदर कोल्ड स्टोरेज में जो रखा गया प्याज मिल रहा है और जबकि देश के अंदर प्याज की किल्लत हो रही है, ये महाराष्ट्र में ना हो। उन्होंने बहुत सारी कई घोषणाएं की बात की है। पहले सरकारी अस्पतालों में सब जगह फ्री में इलाज होता था, अब 1 रुपए में करेंगे। कोई बात नहीं, नई सरकार है, कैसे नवीन कुमार जी, प्याज की किल्लत हर जगह है, सिर्फ महाराष्ट्र का मसला नहीं है कि उन्होंने प्याज की किल्लत इस वक्त पूरे मुल्क में है। ओवरऑल तो आप महंगाई का छोड़ ही दीजिए, सिर्फ अगर आपने प्याज का जिक्र बीच में कर ही दिया है तो मैं बता दूं कि ये पूरे मुल्क का प्याज जो है पूरे मुल्क को एक तरह से रुला रही है। अबू भाई, नवीन जी को सिर्फ वो राज्य दिखते हैं कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की मैंने तो यही कहा, कम से कम मेरी बात कंप्लीट होने देते तो ठीक रहता। बाकी अपने राज्य और पूरे देश में ये पूरी तरीके से जनता को मालूम है प्याज सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। बड़ी बात है, इस बात की जानकारी है ना, बात को सुनना नहीं चाहते। और राजस्थान में आज ही पकड़ी गई है, कुछ बताएंगे, कुछ कहीं दूर मत जाइए, सारे चैनल दिखा रहे थे सुबह। मेरा ये कहना है, अरे भाई, आपके मंत्री बेशक रामविलास पासवान जी सरकार में मिनिस्टर है, उन्होंने आज प्याज को लेकर बहुत माना जो है डिबेट की है। अरे भैया दुबे जी, मेरी सुन लीजिए, बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को जिसने एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री बनने के लिए, अरे भाई आप छोड़िए बाला साहब के सिद्धांत को, उजागर करके बाला साहब के जो है रखवाले नहीं है, हम बाला साहब के सिद्धांतों के रखवाले हैं, बाला साहब के विचारों के रखवाले हैं। हम बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी की आप हो, किस तरीके की आप बात करते हो? विचार क्या थे? जब कोई बात होती है तो बाला साहब के सिद्धांत, बाला साहब के विचार क्या थे? सबको मालूम है तरक्की के रास्ते पे जा रहा है। बाला साहब के विचार क्या थे मालूम है आपको? देश में जो आपने नहीं मालूम तो शांत हो जाइए, बोलिए नहीं, देश को हम सुनिए पूरी बात। और ये सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं है, अरे आप ही महाराष्ट्र तक नहीं है, शामिल लुटेरे आप बचाइए। ये कहना है ये जो गठबंधन चला है पूरे देश में चलने वाला है, आप दिल्ली बचाओ। एक व्यक्ति ने इस कहावत को चिट्टात कर दिया, महाराष्ट्र तक सीमित और वो है उद्धव ठाकरे। ठीक है नवीन जी, संतोष दुबे जी अब सुन लीजिए, महाराष्ट्र को आज नई सरकार मिली है, हम जा रहे हैं कि इस सरकार पर बात करें कि आखिर किस तरह से काम करेगी। संतोष दुबे जी, बात हो गई। नवीन कुमार जी बात हो गई, ठीक है, ठीक है। संतोष दुबे जी अब सुन लीजिए, खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। नवीन कुमार जी अब सुन लीजिए, संतोष दुबे जी आप तक मेरी आवाज आ रही तो खामोश हो जाइए। मैं मुंबई मोहिउद्दीन आपके पास आ रहा हूं। मोहिउद्दीन,
सैयद अशरफ अली साहब आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जिम्मेदार लीडर हैं एनसीपी के। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि अशरफ साहब से सवाल पूछिए कि आखिर अब जी। उनकी इत्तेहाद की जो सरकार है वो अब सेटअप हो गई, एक तरह से बन गई है। उद्धव ठाकरे वजीर आला बन गए, ये सरकार अब चलेगी किस तरह से? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो है वो सैयद अली अशरफ साहब हैं, और सैयद अली अशरफ साहब जो है वो महाराष्ट्र में मिनिमम वेजेस कमीशन के जो है वो चेयरमैन रहे हैं पिछली हुकूमत में, जब कांग्रेस एनसीपी की हुकूमत थी, और अभी जो है वो एनसीपी के एक कद्दावर नेता के तौर पर मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। हमसे सीधे सवाल करते हैं कि एक बात ये बताइए सैयद अली अशरफ साहब के सीएम उद्धव ठाकरे ने तो आज ओहद ले लिया, शपथ ले ली, तो अब ये गवर्नमेंट चलेगी कैसे? क्योंकि खिचड़ी टाइप की गवर्नमेंट लग रही है। कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है, जो हमेशा मुखालिफ रहे हैं, तो आज जो है साथ में बैठ गए, तो चलेगी कैसे गवर्नमेंट? ऐसा है कि इस गवर्नमेंट के फादर जो है वो शरद पवार साहब है, और आपने देखा है कि बीजेपी को अगर हिंदुस्तान में किसी ने रोकने का काम किया है तो पवार साहब ने किया। और आज जो है बीजेपी को जो एशमऊ घोड़ा जो चल रहा था, खरीद फरोख्त, वो सारी चीजों को खत्म कर दिया पवार साहब ने, जिसका फायदा कर्नाटक के भी चुनाव में मिलने वाला जो 5 तारीख को है, झारखंड में मिलने वाला, पश्चिम बंगाल में भी मिलने वाला है। तो जो आदमी इतनी बड़ी चीज को कर सकता है कि इस देश में धन बन दौलत सारी जुडिशरी सब कुछ मिलने के बावजूद भी एक जगह पे पार्टियों को ला के और उन्होंने जो काम किया है पवार साहब ने, वो उसका तो कोई हिंदुस्तान तो उसको भूल नहीं सकता। तो ऐसी सरकार को चलाने के लिए पवार साहब के लिए कोई बड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है, वो इतना इशारों में ही चलवा लेंगे। सवाल ये पैदा होता है सैयद अली अशरफ साहब के, मतलब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया है। अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को जो है इम्प्लीमेंट करना, क्या आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा आसान बात होगी? क्योंकि आप लोग बात कर रहे हैं कि किसानों का जो है वो कर्ज माफ किया जाएगा, किसानों का कर्ज जो है वो अरबों रुपये में है, महाराष्ट्र जो है वो पहले ही खसारे में है, महाराष्ट्र कर्जे में है, तो मतलब ये आपको लगता नहीं कि उद्धव ठाकरे के साथ साथ जो है वो शरद पवार जी के सामने ही बड़ा चलेगा? देखिए, ऐसा नहीं है। कैसा है कि जब शरद पवार साहब ने इस चीज की जिम्मेदारी ली है, तो महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी सीएम है, हमारे सीएम है, और पवार साहब जी के मार्गदर्शन के अंदर अगर ये सब चीजें होंगी तो मेरे को ऐसा नहीं लगता किसान का कर्ज माफी भी होगा, मुसलमान को 5% का रिजर्वेशन भी मिलेगा, धनगर समाज को अपनी जगह इंसाफ भी मिलेगा, और महाराष्ट्र जो है सिद्धि की तरफ बढ़ेगा, तरक्की की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, मैं मुमताज आलम रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं। मुमताज आलम रिजवी साहब, जो बात सैयद अशरफ अली साहब अभी कर रहे थे, क्या आपको नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे से ज्यादा इस सरकार का जो प्रेशर होगा वो शरद पवार पर होगा? क्यों? कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि इस सरकार को बनाने में और यहां तक लाने में सबसे ज्यादा हाथ शरद पवार का रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, शरद पवार की बहुत अहम जो है जिम्मेदारी भी है और बहुत अहम किरदार रहा है, क्योंकि जिस वक्त ये जब ओथ हुई थी तो उसके फौरन बाद जिस तरीके से शरद पवार सामने आए थे और उन्होंने ये कहा था ये मेरा फैसला नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी ताखीर हो जाती तो मामला बहुत ख़राब हो जाता। लेकिन शरद पवार निकल के आए और उसके बाद वो बैठे नहीं, उसके बाद उन्होंने तमाम अपने जो अरकान हैं उनकी मीटिंग की, और आपने देखा कि मुसलसल उन पे डाउट भी किया गया, लेकिन उन्होंने कोई परवाह किए बगैर अपनी लाइन पर चलते रहे और यहां तक पहुंचे कि आज हुकूमत महाराष्ट्र में बन गई। अब इसके बाद जो तजर्बे की बात कही जा रही, देखिए वजीर आला जाहिर बात है कि उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन एक पूरा प्रोग्राम बना करके, देखिए इसीलिए इतनी ताखीर हो रही थी, जिसको हम सब कह रहे थे, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, क्यों इतनी देर लग रही, क्या है? पूरा एजेंडा तैयार किया जा रहा था, और वो सारी चीजें, इसीलिए आप देखिए कि ओथ लेने से पहले इन लोगों ने अपने एजेंडे को सामने रखा। ये मैच्योरिटी, यानी ये आवाम को बताने के लिए कि हम एक मैच्योर सरकार देने जा रहे हैं, तो इसमें तजर्बा तो काम कर ही रहा है। और फिर कितने तजर्बेकार लोग हैं, देखिए अहमद पटेल जिन्होंने 10 साल यूपीए की हुकूमत चलवाई, आपने देखा, सियासी मुशीर वो हैं सोनिया गांधी के, हाँ, इसके अलावा शरद पवार हैं और बहुत सारे तजर्बेकार। तो ऐसी सूरत में कोई शक करना और ये कि ये हुकूमत कैसे एजेंडा अपना नाफिज करेगी, क्या करेगी, ये सब कोई सवाल नहीं है। और जाहिर बात है कि वजीर आला उद्धव ठाकरे बने हैं, लेकिन जिन लोगों ने उनको वजीर आला बनवाया है वो भी जवाबदेह होंगे। इसलिए
या यहाँ पे बिल्कुल, शरद जाहिर सी पवार बात है कि जो शरद कि पवार चाणक्य शरद साबित पवार हुए पे महाराष्ट्र की सियासत एक में, बड़ी जिम्मेदारी क्योंकि शरद पवार पर भी एक होगी। मिनट। मैं भाई एक मिनट, बिल्कुल सैफ खान साहब, मैं मुमताज साहब दोबारा से आऊंगा। सैफ खान साहब, आज क्योंकि बिल्कुल एक तारीखी लम्हा महाराष्ट्र के लिए था और ठाकरे खानदान के लिए, इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जी को भी इनवाइट किया गया। अगर ये लोग भी मौजूद होते तो शायद ये मौका और ज्यादा एक तरह से अहम हो जाता सैफ खान साहब, लेकिन ये लोग शामिल नहीं हुए। आखिर इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आज आपके साथ जो है वापस मौका मिल रहा है। आपने जहां ये सवाल किया तो एक सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी वजह बताई है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। बहरहाल हमारे जितने नेतागण हैं वो सब जो है इस वक्त इस प्रोग्राम में शामिल हैं और साथ में जिसको आप लाइव देख भी सकते हैं। बहरहाल आज जो जिक्र कर रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं जिनको बड़ी तकलीफ हो रही थी मुबारकबाद देते हुए, आप देख सकते हैं उनका जो है, इनके तो कुछ राष्ट्रीय जो प्रवक्ता है वो ये कसम भी उठा चुके थे कि मुंडन करा लेंगे। बहरहाल जो है ये भी उस पे ही स्टेप पे चल रहे हैं या नहीं, ये खैर इनसे पूछा जाए या इनसे ये भी पूछा जाएगा कि मुंडन करवा दे या नहीं। बहरहाल हम और आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज कि अभी ये प्याज की भी बात कर रहे थे, दूसरी सरकारों में अभी आपने भी पूछा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वहां प्याज की नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले जब आपकी सरकार यहां पे रही है तो आपका स्टेट आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप प्याज पर चले गए। प्याज पे देखिए बात हो चुकी है। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी का ना जाना सवाल खड़े करता है। ठीक है, अपनी बात को उन्होंने लेटर जरूर लिख दिया, एक फॉर्मेलिटी जरूर पूरी कर दी, लेकिन इन लोगों का ओथ सेरेमनी में ना जाना एक सवाल खड़ा करता है। नहीं, हमारे अहमद पटेल साहब वहां पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, हमारे कपिल सिब्बल जी वहां पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसमें क्या दिक्कत है कि अगर सोनिया गांधी जी नहीं आई, उन्होंने पत्र लिख के भेजा तो है, आशीर्वाद जो है दिया तो, और हम लोग सब साथ में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मतलब यही होता है। आशीर्वाद तो पीएम मोदी ने भी दिया, मिनिमम प्रोग्राम पर अबू भाई एक बात आशीर्वाद तो बीजेपी वाले भी दे रहे हैं, सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। मोदी जी तो 7 दिन मोदी जी तो आज से कुछ दिन पहले भी आशीर्वाद जो है वो दे चुके थे, जो सरकारें बहुत क्लेम कर रही थी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपके चैनल के माध्यम की वजह से। मैं कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे का ये वक्त देके हॉर्स ट्रेडिंग रोकी है। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा अहम इसमें रोल रहा है। ठीक है, मैं शुएब जामाई जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, सैफ खान मैं दोबारा से आता हूं। शुएब जामाई जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शुएब जामाई जी, अगर इस पूरी सरकार की हम बात करें और आज जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या सरकार का जो एक्शन प्लान था उस पर एक तरह से बात हो रही थी, कुछ देर पहले पीसी हुई थी, जिसमें सबसे पहले यही कहा गया कि जो सेकुलर जो लफ्ज है उस पर एक तरह से फोकस किया जाएगा। क्या इसके बारे निकाले जाएं? जी देखिए अबू हुरैरा साहब, मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब फांसीवादी ताकतें जब हिंदुस्तान के संविधान को बर्बाद करने पे तुली हो तो फिर सेकुलर पार्टियों को जो है कहीं ना कहीं समझौते करने चाहिए। और ऐसी फांसीवादी ताकतों को रोकने के लिए जो है ना, जिस तरीके से भी आप बेहतर ढंग से जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी बना है, ऐसे और जगहों पे भी करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि राजनीति में कोई अछूत या जो है वो छुआछात नहीं होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी एक देश विरोधी पार्टी जो कि पीडीपी है, महबूबा मुफ्ती साहिबा जिन्होंने एक आतंकवादी को कहा था कि वो शहीद हैं, अगर ऐसे पार्टी के साथ वो सरकार बना सकती है बिना किसी कंसल्टेशन के, तो आज अगर कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई है जो देश के हित की बात करती है और उसके स्टैंस में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप देखेंगे बाला साहब ठाकरे के वक्त से अब उद्धव साहब ठाकरे का जो वक्त है उसमें बड़ा एक सॉफ्टनेस है, एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ वो चल रहे हैं। और अगर वो फार्मर्स की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात करते हैं और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, देश बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। दूसरी एक अहम बात है कि क्यों मुसलमानों को इस सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। उसकी एक बड़ी अहम वजह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि 5% मुसलमानों की रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में जो है उसके लिए कई सालों से महाराष्ट्र में आंदोलन होते आए हैं, जिसके लिए शिवसेना ने भी सपोर्ट किया और कांग्रेस भी जो है सपोर्ट करती आई थी। मैं इस आंदोलन का ऐनी शाहिदीन हूं, मैं खुद जो है इस आंदोलन से जुड़ा रहा हूं। और जब मैं मुंबई गया था वहां पे एनआईसी के सेंटर में खुद
पृथ्वीराज चौहान और शिवसेना के जो है वो नेतागण आए थे और उन्होंने ये वादा किया था कि जब हमारी सरकार पूरे तौर पर आएगी तो हम 5% मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए वो जो है वो फराहम करेंगे और उसके लिए विचार करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब उन्हीं वादों को याद दिलाने का वक्त आ गया है और अगर इस मुद्दे पर सरकार काम करती है तो मुझे लगता है कि मुसलमानों के लिए बड़ी बेहतरी है और मुसलमानों को इस पर कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। यही एक जाहिर वजह है। सी बात है कि दूसरी बात यह है कि चाहे बहुत से किसानों का चैलेंजेस तो मुद्दा हैं हो सरकार या के सामने, बेरोजगारी दूर उद्धव करने का ठाकरे के मुद्दा सामने और हो, शरद ये तो पवार के तमाम सामने लोगों से चैलेंजेस जुड़े बहुत रहेंगे और इन सब पर एक तरह से काम करने की जरूरत भी है। मैं संतोष दुबे जी आपके पास आऊंगा। संतोष दुबे जी, कल देवेंद्र फडणवीस ने 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि 3 पहियों वाली सरकार है, ये इतनी आसानी से चलने वाली नहीं है, बात बनेगी नहीं, बहुत मजबूत और टिकाऊ सरकार नहीं होगी। उन्होंने सवाल खड़ा किया ये जो अलायंस है, ये जो सरकार है, इस पर। देखिए अबू जी, सबसे बड़ी बात देवेंद्र फडणवीस जी ने जो बात कही 3 पहिए की सरकार, तो शायद वो मुंबई में रहते हैं और देश के अंदर अगर आप देखेंगे तेजी से चलने वाला, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा काम 3 पहिया ही काम करता है। आप जिस तरीके से देखते हैं, कहीं आपको जाना हो तो आपने रिक्शा पकड़ा, चल दिए, तो ये सबसे बड़ी बात, काम करने के लिए 3 पहियों की आवश्यकता। अगर वो दूसरा माना निकाल, मोदी जी तो बुलेट ट्रेन लाने वाले थे, मोदी जी तो महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन लाने वाले थे एक तेजी से डेवलपमेंट के लिए। अरे भाई, उनकी बुलेट तो फेल हो गई ना, क्योंकि वो बहुत तेजी चलने वाले थे। वो बहुत तेजी से पूरे देश में राइज करने का काम किया मोदी जी ने, और उसका नतीजा ये रहा कि 71% से पूरे देश में उनका शासन बना और धीरे धीरे सिमटते जा रहे। आप सारे राज्यों को देखिए ना, जितने भी उत्तर भारतीय राज्य रहे, धीरे धीरे खत्म हो रहे। तो सबसे बड़ी चीज है कि झूठ की राजनीति, झूठ का जो पुलिंदा है, एक माया जाल, ये बहुत दिन तक नहीं चलता है। इस माया जाल से जनता को उबरने के लिए शिवसेना को आगे आना ही था, और शिवसेना ने सीधे सीधे यही बात कही कि भाई अब झूठ बोलना बंद करिए, जो बातें हुई थी उस पे आइए। वो नहीं आए। स्थिति यह रही कि देश को एक अच्छी सरकार, महाराष्ट्र को अच्छी सरकार देने के लिए, और देश में ये सूर्यान जो महाराष्ट्र से चल रहा है ये दिल्ली तक जाए, इसके लिए ये बहुत बड़ा प्रयास हो रहा शरद पवार जी का, कांग्रेस का। नवीन कुमार जी, अब सभी लोग नवीन कुमार जी, जिस तरह से संतोष दुबे जी कह रहे हो, वैसे तो यही लग रहा है कि घर के भेदी ने ही लंका एक तरह से ढा दी है। अबू हुरैरा, नवीन कुमार जी, अबू हुरैरा, मेरा नहीं, घर की भेदी लंका ढाई नहीं, इनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा। मैं श्वेत जी, मैं आ रहा हूं जी। मैं बोल रहा हूँ, हाँ, बहुत कुछ सीखना भी चाहिए था। आपने संस्कार नहीं सीखे, सीख लिया सब कुछ। मेरा कहना यह है कि कर्नाटका के अंदर सरकार बनी थी नवीन जी, कर्नाटका की हमने सरकार संस्कार भी अपने आप सीखे को और आप ही से दाव भी सीखा है, और उसके दाव बाद आप ही से सीखा दूसरी है। बात, भैया मेरे निवेदन है, कृपया बीच में ना बोलिए ना। आप कौन बोल रहे हैं? ये बटर बटर करने बंद करो ना यार, सुनो। नहीं नवीन जी, संतोष दुबे जी कह रहे हैं बीच में बोलने वाली आदत आपसे और बीजेपी से ही सीखी इन्होंने। राहुल जी, अच्छा ठीक है, धन्यवाद। फिर मैं बीच में बोलूंगा। मैं समझा था कि संस्कारी हो गए हैं, सरकार में आ गए हैं, मुझे क्या पता कि पोजीशन में है। मेरा कहना ये है भाई, संस्कार तो आप ही से जो सीखा है ना। कर्नाटका के अंदर सरकार बनी थी, वो सरकार, उस सरकार के अंदर वो सरकार एक ही विषय से अपने आप को सेकुलर कहती थी, और जो जेडीएस थी वो भाजपा की भी धुर विरोधी थी, भाजपा के समर्थन में तो थी नहीं, और कांग्रेस की भी धुर विरोधी थी। वहां पे सारे दल एक साथ इकट्ठे हुए और साल भर सरकार मैं बात का जवाब देना चाहूंगा अबू साहब। उसके बाद जी जी, मैं आ रहा हूं। महाराष्ट्र भाई, आप कश्मीर की बात करो ना। महाराष्ट्र के अंदर सरकार जो है जो बनी है शिवसेना की बात समझ लीजिए। कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार जब कांग्रेस बनाती है तो देशभक्त भाजपा ने बनाई तो देश विरोधी हमने वहां जाकर के आतंकवादियों को मारा तो उनको आपके पास संतोष जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास खड़ी हो गई जी। नवीन जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए कि अगर आप जो है जिस प्रकार से आज क्या कॉमन मीडियम प्रोग्राम बनाया, क्या नहीं बनाया? मेरे को कोई है इनके पास एजेंडा? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब जगह सरकार है, कागज पे उन्होंने बिल पास कर दिया कि किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, लेकिन उसके बाद किसानों को कर्जे माफ करने किसान आत्महत्या कर रहा है। और यहाँ पे सरकार बने, अभी बनी है आपकी, बनने के बाद तुरंत आप करने क्या जा रहे हो? यहाँ पर आप करने जा रहे हो, आपने आज शपथ ग्रहण समारोह में क्या किया? सब कोई सोनिया गांधी जी की कसम खा रहा है, कोई बाला साहब ठाकरे जी की खा रहा है, और कोई जो है खा रहा शरद पवार जी की। आपने संविधान की कसम खा, संविधान का अपमान किया।
कभी शपथ ग्रहण समारोह में इस प्रकार की घटना किसी ने देखी है क्या? तीनों के तीनों दलों ने अलग अलग बातें रखी हैं। तीनों ने दल मिलकर के ये नहीं कहा कि महाराज सरकार के साथ मिलकर के काम करने वाले हैं। तीनों दलों के 6 मंत्री बने हैं, 6 के 6 ने एक आदमी को, संविधान को शपथ मान करके कहते हैं कि हम साथ लेकर के चलेंगे। सबकी आस्था अपने दल के नेता के साथ है, किसी की आस्था महाराष्ट्र की जनता के साथ नहीं है। ये बेमेल बिना विचारों का गठबंधन, ये एक ऐसा विनाशक गठबंधन है जो संवैधानिक कसम को खा रहे हैं। और ये जो नए नए नाई बने हैं, हमारे कांग्रेस के एक बड़े नेता अब आपको नाई मुझे मौका चाहिए, कांग्रेस को कर दिया। ठीक है, ठीक है, मैं सबको रोकना चाहूंगा। शुएब जामाई जी कुछ कमेंट आप करना चाह रहे थे, कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे। नवीन जी बात हो गई, नवीन जी अब खामोश हो जाए। जी शुएब जामाई, मैं सैफ खान उसके बाद आ रहा हूं। मोहिउद्दीन आपके पास भी मैं आता हूं। जी शुएब जामाई जी, अपने सम्मान की सबकी तजांदी दे डाली। जी जी, अरे थोड़ा सा इनको शांत कराइए। जी देखिए अबू हुरैरा साहब, ये जो सरकार इस वक्त जो बनी है उसका जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है पूरे देश की राजनीति पे पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पार्टियां जो है हॉर्स ट्रेडिंग यानी घोड़ा बाजार में जो है हमेशा सबसे आगे पेश रही है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब देवेंद्र फडणवीस साहब जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्तीफे के लिए, सुनिए ना, इस्तीफे के लिए दावेदार के लिए समर्थन दे दिया जेडीएस को। अरे भाई कौन है ये बीच में बोलने की आदत है क्या इनको? हॉर्स ट्रेडिंग करी है भाई, अजीत पवार आए, बीच में बोलने की आदत है क्या? ये बीमारी थोड़ा सा, ये बीमारी दूर कीजिए। बीच में कूद जाते हैं, बीमारी आप लोगों के अंदर है, हमारे में नहीं है। कहीं भी कूद जाते हैं, बीमारी दूर होने वाली है, आदत है। अच्छा हुआ बीमारी महाराज से। अरे भाई ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं चल रहा है। जब आप सुनिए सुनिए मेरी बात, दूसरा बोले तो गलत। साहब पीडीपी के साथ आप सरकार बनाए तो सुनिए ना, भाजपा बनाए तो गलत, शिवसेना के साथ हम चले तो हिंदुवाद। अरे भाई थोड़ा पानी पिलाओ, कोई काउंसिल बाहर मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके बात कर लीजिए, एक एक करके बात कीजिए ताकि काउंसिल ना बाहर आ जाए। बात समझ में आनी चाहिए। इनका काउंसिल ना सारे बाहर आ लोग जाए, बोलते रहेंगे फिर बात समझ में नहीं आएगी, खिचड़ी हो जाएगी। चिंता करिए अपनी। ठीक है नवीन जी, मैं आ रहा हूं, नवीन जी आ रहा हूं, सुन लीजिए थोड़ा सा। जी 30 सेकंड ठीक है नवीन जी सुन लीजिए। देखिए मैं जिससे सवाल करूंगा उसको ऑडियो दीजिए बस। जी शुएब जामाई जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। ओके, हाँ फीडर डाउन कीजिए। देखिए इसलिए मैंने कहा कि जब देवेंद्र फडणवीस साहब इस्तीफा दे रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने ये डिसाइड किया है, मशवरा किया है कि हम किसी हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं पड़ेंगे। क्या इसका मतलब ये कि वो हॉर्स ट्रेडिंग, अगर मशवरा नहीं होता तो वो हॉर्स ट्रेडिंग करते? यानी साफ सुथरी सी बात है कि हॉर्स ट्रेडिंग भी जो उनके अंदर होती है वो बड़े मशवरे से होते हैं। क्या इसमें हाई कमान, आला कमान किस तरीके से संलिप्त होता था? जैसे कर्नाटका में हो, जैसे बीजेपी, जैसे गोवा में हुआ, जैसे त्रिपुरा में हुआ, जैसे मणिपुर में हुआ, आप महाराष्ट्र में करने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या है? ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप लोग। पूरे देश को आपने अराजकता का माहौल बना दिया। राज्यपाल को आपने क्या चुरा लिया? राज्यपाल की मोदी के नाम पर चुनाव जीत कर गए और जितनी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर चुनाव जीत कर गए, और आप कह रहे हो कि जो है आपने राज्यपाल की गरिमा को गिरा दिया। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल को इस्तीफा देना चाहिए, राज्यपाल को इस्तीफा देना चाहिए। लगा के आगे बढ़े हो तो महाराष्ट्र के अंदर अगर बढ़े हो तो बाला साहब का पोस्टर लगा के आप बढ़े हो। अधिकार नहीं है और मैं चैलेंज करता हूं आपको। और आने वाले सालों में आपने बाला साहब केसरिया रंग नजर आ रही है हिंदुस्तान के ठीक है मुझे छोटे से कमर्शियल ब्रेक पर जाना है। ठीक है सबकी बात हो गई। सैफ खान मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड आपका कमेंट ले रहा हूं बस। पहली चीज जी अबू साहब, बात यह है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि यहां पे बैठे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जब पार्टी उनसे मिली हुई होती है तो उनसे उनका शुद्धिकरण हो जाता है।
और जब उनसे वो अलग होती है तो वो बुरी हो जाती है। पीडीपी जो पाकिस्तान की करेंसी अपने यहां चलाना चाहती थी और सरहद हटवाना चाहती थी पाकिस्तान से, वो उनके लिए बड़ी अच्छी थी जिनके साथ ये 3.5 साल सरकार चला रहे थे। अब शिवसेना अगर अलग हो गई है और जो वो डिजर्व करती थी, अगर वो उन्होंने आज शपथ ली है तो उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है इस बात की। क्या बेकार की बात नहीं है, ये सच्चाई वाली बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार जो आज 24 घंटे का वक्त दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसी की वजह से। और एक संविधान दिवस का विरोध कर रहे थे, संविधान दिवस के मिनिस्टर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का पालन किया, नवीन देश ने पालन किया, तो सुनिए, ये पीछे मत करिए और यकीन मानिए अगर आप बोलेंगे तो हिम्मत छोड़ा आप जैसे लोग। चलिए ठीक है, ठीक है, मुझे छोटे से ब्रेक पर जाना है, कमर्शियल ब्रेक लेना है। लेकिन आज महाराष्ट्र को नई सरकार बनी है, अब उद्धव ठाकरे को भी और इस नई सरकार को लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। अब सरकार के काम करने की बारी आ गई है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी इशू पर लौट कर आते हैं। सरकार मिल गई है, अब नई सरकार क्या उम्मीदों पर खरा उतरेगी? क्या आवाम से जो वादे किए गए थे, क्योंकि अब ये इत्तेहाद की सरकार है, 3 बड़ी पार्टियों ने मिलकर ये सरकार बनाई है, तो इन सभी पार्टियों पर एक तरह से जिम्मेदारी आयद होती है कि किसानों और आवाम के मसाइल हल किए जाएं। जो प्राइम डिबेट में हम इसी इशू पर बात कर रहे हैं, बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मोहिउद्दीन आपके पास आना चाहूंगा। सैयद अशरफ अली साहब एनसीपी लीडर है, आपके साथ जुड़े हुए हैं। मोहिउद्दीन, मेरा सवाल यह है, क्योंकि शरद पवार जी ने बहुत उनकी अहम एक तरह से जिम्मेदारियां रही हैं, सरकार को बनाने में बहुत जिम्मेदारी एक तरह से निभाई है, और 5 साल के बाद एक बार फिर एनसीपी को, कांग्रेस को यह मौका मिला है कि वो आवाम के बीच जाकर उनके लिए, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करें। तो कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी एनसीपी पर और एनसीपी के लीडरों पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी कि किसानों का भला किया जाए, आवाम का भला किया जाए, गरीब का भला किया जाए। जी देखिए अबू हुरैरा, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मैं कुछ अपनी एक बात जो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो लोग महाराष्ट्र की सियासत को और शिवसेना की सियासत को नहीं जानते हैं, वो शायद जो है वो अलग बातें कर रहे हैं। अगर 50 साल की शिवसेना की सियासत को आप देखें तो 1992 से पहले जो है वो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में बाला साहब ठाकरे और मुस्लिम लीग का जो बाकायदा गठबंधन हुआ था मुंबई में कॉर्पोरेशन मेयर के लिए, और ये गठबंधन जो है, ये इत्तेहाद जो है वो इस बात का गवाह है, नागपाड़ा इस इलाका जो है वो इस बात का गवाह है। मुस्लिम लीग ने और शिवसेना ने जो है वो साथ में मिलकर भी जो है वो एक किस्म का इलेक्शन लड़ा है। उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में तब्दीली जब रोनुमा होती है, जब बाबरी मस्जिद की शहादत होती है, और बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जब ये देखा, बाला साहब ठाकरे ने इस बात को देखा कि पूरा माहौल जो है वो सैफ्रोनाइज हो रहा है, तो उन्होंने जो है वो हिंदुत्व की सियासत को थामा और उसी के साथ साथ जो है वो बीजेपी का साथ लिया। आप जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि महाराष्ट्र की जो शिवसेना की सियासत रही है वो किसी एक मजहब की नहीं रही है, किसी एक घराने की नहीं रही है, और ना ही किसी एक कास्ट की रही है। ये सियासत आवाम की सियासत रही है। मैं एक बात जो बहुत गौर करने के लायक है कि शिवसेना ने जो फैसला लिया है वो बाबरी मस्जिद फैसले के आने के बाद ये फैसला लिया है, उससे पहले शिवसेना ने अपने पत्ते नहीं खोले थे। इसका साफ मतलब ये है कि बाबरी मस्जिद शहादत के फैसले के बाद जो है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो तब्दील होती दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर जो है सिर्फ मस्जिद मंदिर का मुद्दा नहीं चलने वाला है, यहाँ पर जो है वो रोजगार का मुद्दा चलने वाला है। दूसरी बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद जो सियासत मोड़ी है, इसमें सबसे अहम जो किरदार अदा किया है वो शरद पवार ने अदा किया है, क्योंकि शरद पवार को जो है वो आवामी लीडर माना जाता है और हिंदुत्व की सियासत हमेशा शिवसेना करते आई है। तो शिवसेना जो को एक किस्म का परिचय ये था कि महाराष्ट्र की जो सियासत है वो हमेशा से मराठा तबका, मराठा लॉबी के हाथ में रही है, लेकिन एक किस्म से जो है ये सियासत खिसक के जो है वो कोई दूसरे पाले में जा रही थी। तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के जो लीडरान है, ये तमाम के तमाम लीडरान जो है मराठा लॉबी से आते हैं, और इन्होंने जो है वो दोबारा अपनी सत्ता को, अपनी पावर को हासिल कर लिया और बीजेपी को जो है वो ताक पे रख दिया है। इससे पैगाम सीधा यही जाता है कि अब जो है वो एक मजहब की सियासत हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, एक एजेंडे की सियासत नहीं चलेगी, मतलब आवाम की सियासत का फॉर्मेट भी एक तरह से बदल रहा है। ये फॉर्मेट बदलेगा और एक नजीर ये महाराष्ट्र से पूरे मुल्क में एक तरह से जाएगी। अशरफ अली साहब से जो मैंने सवाल किया था मोहिउद्दीन, कि एनसीपी पर अब बहुत जिम्मेदारी होगी कि वो किसानों के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे, स्टूडेंट के लिए काम करे, पिछड़ों के लिए काम करें।
जी सैयद अशरफ अली साहब से हम पूछते हैं कि एनसीपी ने जो है वो हुकूमत तो बना ही ली है शिवसेना के साथ मिलकर, क्योंकि कांग्रेस इसका हमेशा से इत्तेहाद रहा है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो एनसीपी पे बैठती है, क्योंकि शरद पवार जी जो है वो बहुत ही की पसंद रहे हैं इस पूरे मामले के, इत्तेहाद के मामले में। तो किसानों का कर्ज है, किसानों की आत्महत्या है, उसके अलावा रोजगार है, उसके अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं महाराष्ट्र में आम जनता के, किसानों के, उसको हल करने के लिए एनसीपी कैसे आगे बढ़ेगी? क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो एनसीपी पे है, शरद पवार जी पे है? बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब यहाँ महाराष्ट्र के अंदर राजनीतिक उथापतल चल रही थी, उस बीच में भी नासिक के अंदर जब ओलावृष्टि हुई तो पवार साहब उस दौरे पे निकल गए। तो पवार साहब सीरियसली किसानों के नेता हैं, और सीरियसली वो जिस तरह आपने देखा होगा कि उन्होंने उलट पलट होने के बावजूद भी उस बीच में वो पूरा टाइम किसान के लिए और किसानों के लिए निकलते रहे। तो नेचुरली बात है कि जब ये गवर्नमेंट आएगी और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने किसानों के मुद्दे को उठाया, और किसानों के यहाँ आज 2 किसान भी यहाँ पे शायद बुलाए गए थे, तो ये नेचुरली बात है कि सबसे पहले महाराष्ट्र में अगर सियासी कोई बदलाव होगा तो किसानों के लिए। ठीक है, मोहिउद्दीन अशरफ साहब से सवाल एक मुसलमानों से रिलेटेड भी कीजिए कि महमूदुर रहमान कमेटी ने मुसलमानों की हालत भी बताई थी कि महाराष्ट्र में दलितों से बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत, बहुत बदतर हालत में मुसलमान महाराष्ट्र के हैं। ऐसे में मुसलमानों के लिए सरकार क्या कुछ करेगी? जी देखिए, 2013 और 14 के दरमियान जो है वो महाराष्ट्र के मुसलमानों की माशी पसमानदगी का जायजा लेने के लिए महमूदुर रहमान कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें जो है वो महमूदुर रहमान साहब ने पूरे महाराष्ट्र में घूम के ये जायजा लिया था कि मुसलमान की हालत क्या है फिलहाल। और महमूदुर रहमान कमेटी को जो है महाराष्ट्र की सेंट्रल कमेटी कहा जाता है। तो मुसलमानों के एजेंडे पे जो है वो एनसीपी किस तरह से काम करे, क्योंकि दलित का भी एजेंडा यहाँ पर है, सबका एजेंडा है, मुसलमानों के एजेंडे पे किस तरह काम करेगी, उनको एफ्लिपमेंट के लिए क्या करने वाली है? देखिए, ऐसा है कि अब्दुल रहमान कमेटी का उसका था, महाराष्ट्र में एक आंदोलन चला था जिसमें आपने देखा होगा मराठा आंदोलन चला, फिर धनगर आंदोलन चला, मुसलमानों में मुस्लिम आंदोलन चला कि 5% रिजर्वेशन के लिए हमको मिलना चाहिए, लेकिन उस वक्त उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन नेचुरली बात है कि अभी ये सरकार आई है तो इस पे ये गौर करने लायक है, और ये इस पे काम होगा, और इस पे मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट देगी ही 5%। ठीक है, मुमताज आलम रिजवी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुमताज आलम रिजवी साहब, 2 चीजें, एक तो महाराष्ट्र में मुसलमानों की खस्ताहाली, मुसलमानों का पिछड़ापन, एक तो ये मसला है कि आपको लगता है कि ये सरकार मुसलमानों के लिए कुछ कर पाएगी? किसानों का मसला तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों के बाद जो मामला आता है वो मुसलमानों के पिछड़ेपन का आता है। और दूसरी बात जो मोहिउद्दीन ने बताई थी कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का तनाजा खत्म होने के बाद अब मुल्क में पॉलिटिक्स का जो फॉर्मेट है वो बहुत हद तक बदल जाएगा, और उसकी शुरुआत एक तरह से महाराष्ट्र से हम देख रहे हैं कि हो चुकी है। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। राम मंदिर का जब फैसला आया, बाबरी मस्जिद राम मंदिर का, तो उसके बाद पूरे मुल्क में अमन व अमान रहा, ना किसी तरफ से जश्न मनाया गया, ना किसी तरफ से मातम किया गया। यानी आवाम भी अब चाहते हैं कि डेवलपमेंट की बात हो, और महाराष्ट्र में वही चीज़ देखिए सामने आई कि शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस मिल करके हुकूमत बना रही है। यानी महाराष्ट्र में कैसे किसानों की बात हो, कैसे नौजवानों की बात हो, और कैसे मुसलमानों की बात हो। देखिए, मुसलमान की जब बात होती है तो वो ये नहीं है कि एक किसी हम मजहब की, बल्कि वो तबका चूंकि इतना गरीब हो चुका है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी तो उसमें कहा गया था कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई है, और ये बात बार बार कही जाती रही है कि देखिए, अगर जिस्म का कोई हिस्सा कमजोर हो तो जिस्म सेहतमंद नहीं कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये बात जो ये हुकूमत बनी है, जो पूरा एजेंडा लेकर के आई है, उसमें किसी एक तबके को वो छोड़ देगी, मैं ये यकीन नहीं करता। लेकिन मैं एक चीज उरैरा भाई, इससे पहले भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं कि फिलहाल जो है वो किसानों पर तवज्जो देनी चाहिए। अभी ये मसला नहीं छेड़ना चाहिए कि मुसलमान और हिंदू और मराठी और ये और दलित, कुछ नहीं। किसान में देखिए मुसलमान भी है, किसान में जो है वो दलित भी है, और किसान में सब शामिल हैं। जब किसान सेहतमंद हो जाएगा महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र के आवाम के भी मसाइल जो है वो काफी हद तक हल होंगे, मैं जो समझता हूं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि, और जहां तक 5% की बात है, तो चूंकि ये एक मिनट, चूंकि ये पहले से तय था
और ये देने का वायदा किया गया था, ये एजेंडे में शामिल था। तो इसलिए अगर ये 5% रिजर्वेशन वहां दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, और ये वहां मिलना चाहिए। वहां के हालात देख करके मुसलमानों की, और मुसलमान जिस तरीके से खुश हो रहा है, मैं देखता हूं, मेरी काफी वहां के लोगों से बात हुई है, उसको बहुत ज्यादा एतमाद है, बहुत ज्यादा भरोसा है कि ये जो हुकूमत बनी है वो अच्छा करेगी और उसका भी कुछ फायदा होने वाला है। तो ये एतमाद बहाल रखना भी तीनों पार्टियों की जिम्मेदारी है और शिवसेना की भी जिम्मेदारी है। शोएब जामाई जी, जी देखिए अबू हुरैरा, मेरा जो है तमाम जो एनसीपी के लीडरान हैं, कांग्रेस के हैं और शिवसेना के हैं, उनसे यही गुजारिश है कि देखिए आइडियोलॉजी का टकराव तो हमेशा से रहा है, लेकिन इस वक्त हमें ये सोचना है कि किस तरीके से इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, इस देश की जो तरक्की है, उसमें जो रुकावट बनी है तमाम मुद्दे, चाहे वो आइडियोलॉजिकल मुद्दे हों, चाहे वो धर्म से जुड़े हुए मुद्दे हों, मंदिर मस्जिद के मुद्दे हों, उन तमाम चीज़ों को दरकिनार कर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक रास्ता निकाला जा सकता है। दूसरा मेरा ये कहना है कि तमाम सेकुलर पार्टियों को जो है ना, वो सजग रहने की भी जरूरत है, चौकन्ना रहने की जरूरत है कि शिवसेना के अंदर भी विद इन द कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, कहीं उनका जो है वो फरेब ना चले और भारतीय जनता पार्टी वक्त वक्त पे शिवसेना को तोड़ने की कोशिश करती रहेगी। या ये भी गुंजाइश है कि आरएसएस अपने दफ्तर में बुला करके नागपुर के जरिए से शिवसेना को हिंदुत्व का पाठ बढ़ाती रहेगी, या बीजेपी के जरिए से कुछ ना कुछ ऐसा करेगी। यहाँ पे चौकन्ना रहने की जरूरत है। मुझे बिल्कुल मालूम है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो है वो एक होती आई है और आगे भी इसका एक खदशा जो है बना रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि एनसीपी और कांग्रेस के जो आला कमान है उनको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, और मुसलमानों ने अगर इस पूरे इत्तेहाद को सपोर्ट किया, शोएब जामई साहब इस इत्तेहाद को सपोर्ट किया है, तो मुझे लगता है कि हमारा मान भी जो है बना रहना चाहिए। ठीक है, मुमताज आलम रिजवी साहब, देखिए आपकी बात से शोएब जामई साहब इत्तेफाक नहीं करते हैं। जी मुमताज आलम रिजवी साहब, मैं देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से उनका अधिकार है बनी है तमाम एजेंडे, देखिए अभी शोएब जामई साहब ने खुद ही कहा कि फैसला आने के बाद ये लिया गया है इत्तेहाद का, और वो खामोश थे तो बाबरी मस्जिद का, तो इसका मतलब कहां है हिंदुत्व? और फिर मुंबई की जो हालत है, मुंबई को जो उबारने का इनको टाइम कहां मिलेगा सब करने का? तो ये बातें अब खुदा के लिए बंद कर दीजिए। हिंदुत्व और आरएसएस ये कुछ नहीं, अब सिर्फ वहां महाराष्ट्र की बात नहीं नहीं, आज बीजेपी की चलनी होती तो चल जाती। नहीं, सब कुछ इतना आसान नहीं है मुमताज साहब। नहीं, मुमताज साहब, सब कुछ इतना आसान नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। ने भी कोशिश की, मैं समझा रहा हूं टकराव, लेकिन आरएसएस देखिए, आरएसएस जो है अपनी कोशिशें करती रहेगी। मैं जानता हूं, लेकिन आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। संतोष दुबे जी, संतोष दुबे जी, ठीक है, संतोष दुबे जी, देखिए अब काम जो है वो सेकुलरिज्म से ही चलेगा। हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा सब खत्म करके इंसानी बुनियाद पर अब काम होगा, तभी एक तरह से बात बनेगी। संतोष दुबे जी, अबू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि आरएसएस के कार्यालय से चले, तो मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि शिवसेना कभी भी आरएसएस के कार्यालय से नहीं चली, न शिवसेना ने कभी आरएसएस की शाखाओं में गए। सबसे बड़ी चीज है कि हमारी एक अपनी आइडियोलॉजी थी बाला साहब ठाकरे की, हम उस व्यवस्था के तहत उनके विचारों के साथ महाराष्ट्र में अपना फैलाव किए, और जब बाला साहब ने शिवसेना का गठन किया उस समय भी बेरोजगारी, वहां के जो मानुष के लिए जो वहां पे काम नहीं मिलता था, उसके लिए हमने संघर्ष किया। तो हमेशा हम गरीब तबके के साथ खड़े रहे और उसको लेकर हम आगे बढ़े। जहां तक रही बात ये बाबरी मस्जिद और राम की बात, तो हमने पहले ही कहा था कि शिवसेना का सीधा मानना है पहले मंदिर फिर सरकार। कोर्ट पे फैसला आ गया, अब वहां मंदिर का विवाद और मस्जिद का विवाद खत्म है, सिर्फ अब विकास की बात होनी चाहिए, राम रहीम को साथ चलना चाहिए, इस बात पे बात करें सारे लोग। नहीं तो अब शिवसेना सावरकर की बात तो नहीं करेगी, गोडसे की बात अब तो नहीं होगी शिवसेना के यहाँ। देखिए संतोष दुबे जी,
अरे भाई, देखिए अबू जी, अगर सावरकर की बात होगी, अरे सावरकर की बात भी अगर आएगी तो ये जो दल बने हैं, जो गठबंधन बना है, इनके सहमत से अगर सावरकर को भी जो है सम्मानित करने की बात होगी तो सबको साथ लेकर किया जाएगा। ये कहीं नहीं कहा गया है कि हम सावरकर को छोड़ रहे हैं या किसी को छोड़ रहे हैं। जो भी महापुरुष है, चाहे वो हमारे दल के रहे हो, चाहे मुस्लिम समाज के रहे हो, हर समाज के महापुरुषों का आदर करना चाहिए इस देश को। यह सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राम रहीम को बांटने का काम किया गया, यह किसने किया, इस पे भी विचार होना चाहिए। नवीन कुमार जी, देखिए राम रहीम को बांटने का काम किया गया। आप संतोष दुबे जी के बयान को समझ सकते हैं। मेरे को बड़ी देर में आपने मौका दिया अबू भाई। राम रहीम को कौन बांट रहा था अभी इसी मंच पे? आप ही के मंच पे जमाई साहब पीछे से बोल रहे हैं लगातार कि भाई जो है शिवसेना हिंदूवादी नीति में कभी भी वापस आ सकती है। अभी तो उसका हनीमून पीरियड शुरू नहीं हुआ भाई। मातृश्री से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना अलग बात है। अब मातृश्री से निकल करके सरकार में आना, खुद चलाना एक अलग बात है, और उसका रिमोट कंट्रोल शरद पवार जी के पास है। उसके बाद उस रिमोट कंट्रोल पर नाचना आसान नहीं है। और ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हेल्थी डिस्कशन होना चाहिए था आज डिबेट के अंदर शपथ लेने के बाद कि क्या काम करने वाले हैं। अभी से शक है, सरकार ने हनीमून पीरियड शुरू नहीं किया, और शक इस बात का है कि सरकार टूट जाएगी। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले बुला करके सरकार को तोड़ लेंगे, शिवसेना को कहेंगे हिंदूवादी पाठ पढ़ाएंगे और वो छूट करके चली जाएगी। आपको जब इतना शक है, अपने लोगों पर विश्वास नहीं, काउंटर भी कर दिया गया। अरे भाई सुनिए, क्यों दूध का जला हुआ केवल भाजपा भी भाजपा का फूंक विरोध के इसलिए? पीता है। केवल भाजपा का सुनिए विरोध करने के नवीन लिए साहब, आप सुनिए, अरे आप दूध तो का कहां जला कहां से हुआ जो चले है गए, ना, हमें मालूम है छाछ आपने भी देश को फूंक कहां के कहां से पीता चला है। है। सुन लीजिए, मैं आपके जो- पीछे बोला नहीं था, शांति जी, से। और वरना जो आपने आपने बीच में कहना, आपसे मार्गदर्शन ज्यादा बोल दिखाए सकते हैं, मेरे को ये कहना है जी, कि आपने जो आपने मुसलमानों को मार्गदर्शन डराया दिखाए हैं, आरएसएस के नाम से, वो आपने पूरे देश मुसलमानों ने को देखा है। भड़काया आरएसएस के नाम से, और मुसलमान भाजपा की सरकार में रहते हुए दंगों में शामिल। आरएसएस तो खुला खुला दुश्मन है अबू मुसलमान। साहब, मैं मौका चाहूंगा अबू हुरैरा जी, मैं अभी आरएसएस ठीक है नवीन जी, मैं आता हूं मोहिउद्दीन के पास में जाना पड़ेगा। ठीक है नवीन जी, मैं आ रहा हूं। नवीन जी, मैं वापस आ रहा हूं। सैफ साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मैं मोहिउद्दीन बार बार जो नवीन जी ने मसला उठाया कि रिमोट कंट्रोल कहां होगा, शरद पवार जी के पास या मातोश्री में होगा, सरकार चलेगी कहां से? देश की आर्थिक राजधानी में आपने बुलेट ट्रेन बंद कर डाली। जी कि हम उसका जी पैसा बिल्कुल किसानों सही को कहा देंगे। आपने, बहुत ही और अहम महाराष्ट्र सवाल का उठाया विकास है। बंद करके हम रिमोट किसानों को कंट्रोल देंगे। जो है वो अरे आपने किसी किसान के जमाने में कर्ज को मातोश्री बचाने पे के हुआ लिए क्या करता काम था, किया? लेकिन अब रिमोट कंट्रोल जो है वो रिमोट कंट्रोल नहीं रहेगा, बल्कि सरकार जो है वो शरद पवार, सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे की सहमति से चलेगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से चलेगी। पहले जो है वो पहले की जो सियासत शिवसेना की थी, कि शिवसेना की सियासत में जो है बाला साहब ठाकरे की जो इमेज थी वो बहुत पावरफुल थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, अब चीजें बदल चुकी हैं। अब शिवसेना को जो है वो पॉलिटिकल पावर के लिए अपना एजेंडा भी तब्दील करना पड़ा। तो अब रिमोट कंट्रोल की बात है तो रिमोट कंट्रोल जो है वो वर्षा बंगले से चलेगा। वर्षा बंगला जो है वो सीएम का निवास है महाराष्ट्र में, वहां से चलेगा, जिसमें शरद पवार की सहमति होगी, सोनिया गांधी की सहमति होगी, और साथ साथ शिवसेना का इंटरेस्ट भी होगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा अबू हुरैरा, बहुत अहम बात सुन लीजिए। हिंदुस्तान अभी तक रिमोट कंट्रोल समझ पूरा देश समझ रहा है और आप नहीं समझ। एक बात अबू हुरैरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ पूरा देश समझ रहा है कि रिमोट कि जहाँ कंट्रोल तक का बात है महाराष्ट्र में रिमोट कंट्रोल चल रहा है। क्यों कर रहे हो नवीन किस जी? प्रकार से अजीत पवार अभी डिप्टी सीएम नहीं बना कोई भी, रिमोट कंट्रोल जिसको आप गालियां दे रहे थे वही डिप्टी अरे सीएम भाई, बनेगा। सबसे बड़ी बात जब एक अजीत पवार को गालियां कौन दे रहा था? अजीत पवार पे सबसे ज्यादा उंगलियां तो चुनाव के वक्त बीजेपी ने उठाई थी। नवीन कुमार जी, अजीत पवार पे सबसे ज्यादा उंगलियां तो बीजेपी ने उठाई थी। चुनाव से आगे निकल जाओ अबू भाई। मैं सैफ साहब, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, चुनाव से आगे क्यों निकल जाए? चुनाव से आगे क्यों निकल जाए? आप देखिए ये बीजेपी का तरीका होगा कि कुछ करके उसे भुला देना। शिवसेना का था चुनाव भर में, पूरे चुनाव में अजीत पवार को एक तरह से बदनवाली का इल्जाम बीजेपी लगाती रही और उसके बाद वो अपनी पार्टी में डाल दिया। किस देश के? ठीक है, मैं सैफ खान मैं आपके पास आ रहा हूं। सैफ साहब, क्योंकि महाराष्ट्र से जो शुरुआत हुई है, अब आइडियोलॉजी को और नजरिए को एक तरह से ताक पर रख दिया गया। क्या आपको लगता है कि ये एक नजीर बनेगी, एक मिसाल बनेगी और मुल्क के दूसरे स्टेट में, मुल्क के दूसरे हिस्सों में अब इस तरह की सियासत होगी?
इम्पॉसिबल जो अलायंस है वो और भी अब देखने को मिलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अबू साहब मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे देश में 80% हिंदू हैं, 80% पॉलिटिकल पार्टीज हिंदू हैं। कुछ लोगों ने ये धार्मिक वो शो कर रखा है कि सबसे बड़े हिंदू यही हैं। शो करने वाली बातें हैं कि ये बनते ये हैं, भले करते हैं या नहीं करते उसके लिए वो अलग बात हो गई है। इनका कहने का मतलब है ये हिंदू है, बाकी के लोग हिंदू नहीं है। 80% आबादी है साहब हमारे देश की हिंदू। हाँ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कोशिश की थी चुनाव के टाइम पे। आइडियोलॉजी में अब बिल्कुल आइडियोलॉजी का फर्क क्या पड़ता है? एक आइडियोलॉजी है जो इनकी प्रज्ञा ठाकुर लेके आई है, पहली बार टेररिस्ट अक्यूज्ड। दुनिया में कोई एमपी बनता है प्रज्ञा ठाकुर जैसी, जो आइडियोलॉजी कहती है गॉडसे जो है वो देशभक्त हैं। वाह, ये आइडियोलॉजी है। मैं अभी आपके चैनल पे चैलेंज करके बोलता हूं कि ये आज ये बोल दें कि गॉडसे मुर्दाबाद और महात्मा गांधी जी जिंदाबाद। आपको भी आइडियोलॉजी पता चल गई। आइडियोलॉजी का मतलब होता है कर लिया था और वो कांग्रेस का महामंत्री था, आपने उसको सांसद बना दिया, राष्ट्रीय मंत्री बना दिया। भाषण दे रहे हो प्रथा लेकर के। सुनिए, अब हाशिम मलिक अपने किसी किडनैपर को जिसने अभिमान का अपहरण कर लिया और साबित हो गया और जेल में चला गया, उसको आपने बना दिया सांसद, और जिसके ऊपर कोई सबूत, जिसके ऊपर कोई अभी तक अपराध साबित नहीं हुआ, उसको आप कह रहे हो कि टेररिस्ट। लोगों को शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हम हिंदुत्व, क्या हिंदुत्व की बात करते हैं आप? 80% आबादी ये सबको मालूम आपके चरित्र का। आप ज्यादा हिंदू हैं। विमान के अपहरण कर आप ये बता रहे हैं तो मुझे बता बनाया। अब कांग्रेस आइडियोलॉजी इस देश के लोग महात्मा गांधी जी जिंदाबाद के मामले मुर्दाबाद को आपने लेजिस्लेटिव मेंबर बना दिया, अरे किसी और ने नहीं। पूछ रहा हूं, बोलिए, भाषण दे रहे हैं बोलिए, गॉड से और जिसका अपराध साबित नहीं हुआ उसको बोलिए ना। कहते, अरे सुनाई नहीं दे रहा, यही कहना चाहते, यही बोलो ना। यही कारण है आपका क्या भगवत के विरोधी है, यही कारण नहीं। मैं बताता हूं ठीक है, मैं संतोष दुबे जी आपके पास आना चाहूंगा। साहब बात हो गई, नवीन जी बात हो गई, ठीक है बात हो गई। मैं संतोष दुबे जी देखिए, टीवी डिबेट में तो इस तरह से लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और जो मुद्दे की बात है उस मुद्दे पर पूरे डिबेट में देखिए बात नहीं हुई। संतोष दुबे जी, मैंने शुरुआत यहीं से की थी कि पिछले 1 महीने से महाराष्ट्र के लोगों को सरकार नहीं मिली थी, अब सरकार मिल गई है। 100% की जो बात है वो ये कि क्या महाराष्ट्र के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा? इस सरकार के सामने चैलेंजेस बहुत होंगे। बिल्कुल अबू भाई, मैंने शुरू में कहा सरकार के सामने चैलेंज बहुत है। सरकार ने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया है, गांव, गरीब, किसान, बेरोजगार, दवाई, पढ़ाई, इसके लिए वहां की सरकार पूरी तरीके से तैयार है। आपको नतीजे 6 महीने के अंदर दिखेंगे कि जो महाराष्ट्र बदल रहा है, महाराष्ट्र की जो सरकार ने संकल्प किया है उस संकल्प पे हम खरे उतरेंगे। वहां का जनजीवन खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा, बेरोजगार खुशहाल होगा, जो है वहां लोगों को सस्ती दवाई मिलेगी, सस्ती पढ़ाई मिलेगी। इसकी बात सरकार ने की है, सरकार ने इसकी बात नहीं की है। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब, संतोष दुबे जी कह रहे हैं कि 6 महीने में एक तरह से बदलाव नजर आएगा। मुमताज आलम रिजवी साहब, सबसे पहले सवाल तो ये उठता है कि इस तरह की सरकारें तो 6 महीने चलती भी नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि 6 महीने में एक लंबा वक्त गुजर जाएगा? महाराष्ट्र की जो हालत है, खासतौर से किसानों की, मुल्क में सबसे बदतर हालत मराठवाड़ा और विदर्भ में किसानों की है, तो उन किसानों के लिए कल से ही सरकार को काम करना चाहिए। देखिए अबू भाई, इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है। अभी परसों जब ये तय हो गया था कि अब हुकूमत बनने जा रही है और लीडर चुन लिया गया था, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि आइए अब काम करते हैं। तो ये जान गए हैं और इनको पता है कि वो कैसे लोगों के साथ। मैं नहीं समझता, देखिए हमेशा जो है मनफी अंदाज में चीजों को नहीं देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बहुत अच्छी बात हो गई कि एक तरफ एनसीपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस है और दोनों के शानों पर शिवसेना जो है वो सवार होकर के पूरे महाराष्ट्र को बहुत अच्छे तरीके से देख पाएगी, एक एक चीज को देख पाएगी। और जब एक एक चीज को देख लेगी और बीमारी को समझ लेगी तो उसका इलाज भी आसानी से हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में चौथे नंबर पर चली गई, सबसे ज्यादा इख्तिदार में रही है, चौथे नंबर पर चली गई है। जब अब मौका मिल रहा है सरकार में तो जमकर काम करना होगा आवाम के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए। देखिए हर देशवासी, हर
पार्टी का फर्ज ये बनता है, जाहिर सी बात है। आज जब ये सब पार्टीज का जो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना एक साथ मिले हैं तो उसको प्रूव करने के लिए मिले हैं। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको बता था जून 18 2019 में स्टेट इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा बुरी है महाराष्ट्र में। आप ये देखिए ग्रोथ रेट, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड रेप, क्राइम, ये सबसे ज्यादा बड़े इश्यूज हैं जो इस वक्त जो है वो महाराष्ट्र में इस वक्त हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि सिर्फ चैनल्स के ऊपर बैठ के जो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता साहब, जो एक्चुअली सच्चाई है जो। ठीक है शुएब जामई जी, मैं लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। शुएब जामई जी, पॉलिटिकल का फॉर्मेट, जो पॉलिटिक्स का फॉर्मेट है वो तो बदला है महाराष्ट्र से, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अभी एक फॉर्मेट जो विकास और तरक्की का फॉर्मेट है उसे भी आवाम देखेगी कि सिर्फ इस तरह से सरकार बना लेने से नहीं बल्कि आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, काम करने का फॉर्मेट भी सरकारों को बदलना होगा। शुएब जामई जी, चैनल पे बैठ करके बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि तमाम आवाम को और मुसलमानों को खासकर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है चलना पड़ेगा। और अगर आपको किसी यहाँ से बड़ी शक्ति को हराना है जो आपके ज्यादा सबसे खिलाफ है या आपके पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी के लिए दुश्मन बने बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि मुसलमानों को समझदारी से काम लेना पड़ेगा। और एक जो है नेक ख्वाहिशात है हमारी और नेक तमन्नाएं हैं इंशाअल्लाह। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी नई नवेली सरकार है और उद्धव ठाकरे पहले बार वजीर आला बने हैं, तो ऐसे में अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा। बहुत वादे किए हैं कांग्रेस ने भी, एनसीपी ने भी और शिवसेना ने, ये तीनों पार्टियां मिलकर क्या महाराष्ट्र के लोगों की जो नैया डामाडोल है उसे पार लगा पाएंगे, ये देखना बहुत अहम होगा और बहुत चैलेंजेस भी इस सरकार के सामने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन कुमार जी हमें टाइम देने के लिए, शुएब जामई साहब, मुमताज आलम रिजवी साहब, सैफ खान साहब, संतोष दुबे जी, मोहिउद्दीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सैयद अशरफ अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।